गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाकई CSEE में बच्चा छोटा होता है। मौका मिलना चाहिए आपको बस बात करने का। बस 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 दोस्तों, अब विराम दें अपने आप को। बताइए, लास्ट लेक्चर तक क्या कर लिया आप लोगों ने? कंपनी लॉ में बेसिक शुरुआत हो चुकी है। बस बच्चों, शांति। कल कंपनीज एक्ट में सबसे पहले मैंने कहा कि जिस लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, जिस कंपनीज एक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, उसमें टोटल 469 सेक्शंस हैं। ठीक है। देर आर 7 शेड्यूल्स इनटू दिस एक्ट। 7 शेड्यूल हैं। और ध्यान रखिएगा, सच सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। इन सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। सर, ये चैप्टर्स क्या होते हैं, ये शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये बात बच्चों हम लोग JIGL में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कब हम शेड्यूल की बात करते हैं, कब हम चैप्टर्स की बात करते हैं। जब मैंने कहा कि कंपनीज एक्ट को अगर शुरू करना है तो सबसे पहले यह किन कंपनियों पर अप्लीकेबल होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। बोलिए। अरब ठाकुर, अदिति शर्मा, बताइए बच्चों। तो मैंने कहा कि सबसे पहले यू नीड टू बी क्लियर विथ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। जब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनीज कौन सी होंगी जिन पर कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह की कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को कि देर आर 3 कंपनीज विच आर वर्किंग। वन एज रजिस्टर्ड कंपनी, अनदर वन इज स्टेचुरी कॉरपोरेशन, और थर्ड वन इज बेसिकली फॉरेन कंपनी। ये 3 ही तरह की कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं। इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है। ओनली देर आर 3 कंपनीज विच आर वर्किंग इन इंडिया। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब मैंने कल सिखाया दोस्तों, और मैंने ये बताया कि रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसे कंपनीज एक्ट 2013 में या इसके किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर करवाया गया हो। जब मैं स्टेचुरी कॉरपोरेशन की बात करने लगता हूं तो मैंने कहा कि ये वो कंपनी है जो स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी है या स्टेट लेजिस्लेचर में बनी है। और तीसरी बात दोस्तों जो मैंने कही थी वो है फॉरेन कंपनी की, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेट कर रखा है, मतलब इट इज वर्किंग इन इंडिया। तो इस तरह से देर आर 3 कंपनीज विच आर वर्किंग इन इंडिया। पर मेरा कंपनीज एक्ट, मेरे 469 सेक्शन किस कंपनी पर अप्लीकेबल हैं, तो मुझे इस बात को लेकर क्लियर होना पड़ेगा कि मैं आज के बाद अब जो भी बात करूंगा, आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट अ रजिस्टर्ड कंपनी। आई एम नॉट कंसर्न विद स्टेचुरी कॉरपोरेशन, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और न ही अभी के लिए एक फॉरेन कंपनी से है जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेट कर रखा है, उससे भी मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक रजिस्टर्ड कंपनी की कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर अंशिका अप्लीकेबल होगा, अमन पटेल? इट इज गोइंग टू बी अप्लीकेबल ओनली ऑन रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है।
इसके बाद मैंने कहा कि जब मैं एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए बढ़ता हूं, तो अमित, सबसे पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इसे प्राइवेट के रूप में रजिस्टर करवाना चाहता हूं या पब्लिक के रूप में। मुझे इसे प्राइवेट के रूप में रजिस्टर करवाना है या पब्लिक के रूप में, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और अगर मान लो मैं प्राइवेट के रूप में रजिस्टर करवा रहा हूं, तो मुझे इसे ओपीसी की तरह रजिस्टर करवाना है या अदरवाइज। ये क्वेश्चन मेरे जहन में आता है। ठीक है, मैंने फाइनली मान लो डिसाइड कर लिया कि मैं एक पब्लिक कंपनी बनाऊंगा, या मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा, तो दूसरा जो मुझे चयन करना है, दूसरा जो मुझे चूज करना है, वो क्या होगा कि मैं ये जो कंपनी है, जो प्राइवेट है या पब्लिक है, जिसको मैंने चूज किया है, उसे लिमिटेड बाय शेयर्स रखना चाहता हूँ, लिमिटेड बाय गारंटी रखना चाहता हूँ, या अनलिमिटेड कंपनी रखना चाहता हूँ। पर इन तीनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूँ, और इन तीनों में से मुझे किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और एक से तो समझौता करना ही पड़ेगा। अब चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर से करूं दोस्तों, चाहे आई डू विद लिमिटेड बाय गारंटी, और आई डू विद अनलिमिटेड कंपनी। बरोबर। अब इसके अलावा, ये तो हो गई मेरी कंपनी जो मैंने डिसाइड की है। अगर मेरी कंपनी दूसरी कंपनी की कंडीशंस पूरी करेगी, तो यही प्राइवेट और ये पब्लिक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड जिसे भी मैंने बनाया है, वो उन कैटेगरी में भी फॉल करने लगेगी। मतलब यही कंपनी मेरी क्या हो जाएगी साक्षी गुप्ता? हो सकता है सब्सिडरी हो जाए, हो सकता है होल्डिंग हो जाए, हो सकता है एसोसिएट हो जाए, एट द सेम टाइम हो सकता है स्मॉल कंपनी बन जाए। तो मुझे बेसिकली फोकस किस पे करना है? सबसे पहले कि मैं प्राइवेट या पब्लिक चूज करता हूँ, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं। अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड को चूज करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ये कंपनी सेक्शन 8 में, या ये कंपनी स्मॉल में, या ये कंपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट भी बन जाएगी। करेक्ट। कल यहाँ तक खुशी शाह बातचीत हो चुकी थी। बोलो बच्चों, यहाँ तक अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। जितना बुरा मैं दिखता हूँ उतना मैं हूँ नहीं। ठीक है। और हो सकता है अगर आप कोई सीनियर वगैरह से मेरे बारे में आपने सुना भी हो, बोले यार ये व्यक्ति ऐसा है, डांटता है, ठीक है, अनुशासन, ठीक है, तो ऐसा डरिए मत। ठीक है। डिसिप्लिन मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है। समय का मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरी बैच सुबह रहती है, वैसे चांसेस कम है, मुझे सुबह दी नहीं जाती बैच, और अगर मेरी बैच सुबह होती है तो कोशिश कीजिएगा कि यू आर ऑन टाइम। ठीक है। वैसे मुझे दी नहीं जाती इस कारण से, बोले यार मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। चलिए दोस्तों, रजिस्टर्ड कंपनी में से आगे बात करनी है हमें। ठीक है। कल थोड़ा बहुत लिखवाया था, जिनको दोस्तों से कॉपी मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ये भेज दूंगा। मेरे नंबर 9425435028। श्रेयांश जैन, नाम तो सुना ही होगा। 9425435028। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा डेफिनेटली। मैं आपको शाम तक जो भी मैंने कल लिखवाया था भेज दूंगा। ठीक है। केशव साबू, करें क्या बात बेटा अब शुरू? अगर मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो मुझे या तो उसे प्राइवेट या पब्लिक, ठीक है, सबसे पहले कंपनी दो ही में से कोई एक होती है, प्राइवेट इंक्लूडिंग ओपीसी। ठीक है। चलिए दोस्तों, जब हम
सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, क्या किसी और को भी वॉइस में इशू है क्या? किसी और को भी वॉइस में बच्चों इशू है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है धीरे धीरे। बच्चों, हर शादीशुदा व्यक्ति धीरे धीरे ही बोलता है ना? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी की जिसकी डेफिनेशन है 2 क्लॉज 68 में। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 क्लॉज 68। ठीक है, बताइए प्राइवेट कंपनी को कौन सी कंडीशन को पूरा करना पड़ता है बच्चों, कोई बताएगा? मींस अ कंपनी, कंपनी मतलब रजिस्टर्ड, बोलो दोस्तों। मींस अ कंपनी, कंपनी मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है। विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से तीन चीजें करती हैं, ठीक है। वन इज रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, अनदर वन इज लिमिटेशन, और थर्ड इज प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो ये है कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होनी चाहिए बच्चों? कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, और कुछ प्रोहिबिशन होना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में। बोलो, ये आपने पढ़ भी रखी है? अब बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रॉपर? चलिए, तो देर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देर इज अ लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। ये एंड है दोस्तों, मतलब प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, लिमिटेशन भी होना चाहिए, और प्रोहिबिशन भी होना चाहिए। अब प्रश्न है कि ये रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? तो मेरा कहना है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताऊंगा अभी, पहले ये लिख लें अपन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको लिखना ही पड़ेगा कि ट्रांसफर आप आसानी से नहीं कर सकते, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई ना कोई कंडीशन है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। नंबर ऑफ मेंबर्स पर बच्चों लिमिटेशन लगाई गई है और कहा गया है कि ऐसी कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। इन 200 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कंपनीज एक्ट की बहुत बड़ी खासियत है, साक्षी गुप्ता, खुशी शाह, कि अगर कहीं कोई अमाउंट बताया गया है कि भैया इतना अमाउंट इसका होना चाहिए, इतने नंबर होने चाहिए, तो वह उसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बताता है। तो इसका मतलब इन 200 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसका तरीका भी कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है। वो बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉई मेंबर है कंपनी का, ठीक है, एम्प्लॉई मेंबर है, वो शेयर्स रखता है, या कोई एम्प्लॉई अब नौकरी छोड़ चुका है पर आज भी मेंबर है, एम्प्लॉई मेंबर और एक्स एम्प्लॉई मेंबर शैल बी एक्सक्लूडेड।
तो जब आप 200 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय मेंबर हैं तथा एक्स एम्प्लॉय मेंबर हैं, आप उन्हें काउंट नहीं करेंगे। सर ये चैप्टर 1 है, अंशिका आप चाहें तो चैप्टर 1 इसे मान लें, पर मेरे हिसाब से ये बेसिक्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इनटू चैप्टर 1 ऑफ योर मॉड्यूल, ठीक है। ये अपन सिर्फ अभी एक बेसिक की बात कर रहे हैं, मॉड्यूल पर भी अपन जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया कि एम्प्लॉय मेंबर और एक्स एम्प्लॉय मेंबर को एक्सक्लूड करना है। दूसरा, मेरे पिताजी मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि तू जहां तेरे को जब पैसे दिए जाते हैं तो कहीं इधर उधर कर देता है। तो उन्होंने मुझे और अपने आप को, मतलब मैं और मेरे पिताजी दोनों ने मिलकर एक कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, तो हम लोग क्या हो गए, जॉइंट मेंबर्स, ठीक है। तो जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज वन, एग्जैक्टली वैसे तो हम दो हैं, मैं और मेरे पिताजी जो कंपनी में शेयर्स रख रहे हैं, लेकिन यहां पर 200 की कैलकुलेशन में हमें एक ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब कंपनीज एक्ट भी बच्चों आपको ये 200 की कैलकुलेशन सिखा रहा है कि इन 200 में अगर कोई आपका ऐसा मेंबर है जो एम्प्लॉई है या आज एम्प्लॉई नहीं है पर एम्प्लॉई था, तो आप उसे काउंट ना करें। और अगर जॉइंट मेंबर्स हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे, यू विल बी काउंटिंग देम एज वन। ये हो गया लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। और द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन बच्चों, जो तीसरी बात है दैट इज प्रोहिबिशन। किस पर, ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। ऐसी कंपनी प्रोहिबिटेड है वह कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमें शेयर्स या आप हमारे शेयर्स खरीदें। इसे कहा जाता है बच्चों बेसिकली प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू, ठीक है। आगे डिटेल में आएगा बच्चों ये, ठीक है। ये कंपनियां पब्लिक को इशू लेकर नहीं आ सकती। ये तीन बातें हैं बच्चों जो एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो कंपनी प्राइवेट नहीं होगी। और अगर वो प्राइवेट नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी, वो पब्लिक होगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है, पब्लिक होती है। क्योंकि प्राइमरीली कंपनी सिर्फ दो ही तरह की होती है। तो अगर आप एक कंपनी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी ही है, ठीक है। पर उसके अलावा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख कर देना होगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर दोस्तों रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स पर लिमिटेशन है और पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रोहिबिशन है। दीज आर दी थ्री थिंग्स टू बी मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन एंड देन ओनली, तब और तभी आप एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, ठीक है। प्रोहिबिशन का क्या मतलब है दोस्तों, सबसे पहले, और हाउ इट डिफर्स विद रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में अंतर क्या है ये बात भी अपने को समझनी पड़ेगी कि रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या और प्रोहिबिशन मतलब क्या। मेरे पिताजी भरोसा तो करते ही नहीं है मुझ पे। वो कहे कि तू भाई कार से नहीं जाएगा अकेडमी, नाहटा तू कहाँ से नहीं जाएगा, कहाँ किससे नहीं जाएगा, कार से नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स मैं पैदल तो आ सकता हूँ, मैं सिटी बस से आ सकता हूँ, मैं एक्टिवा से आ सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से आ सकता हूँ। इसका मतलब बच्चों उन्होंने प्रोहिबिट नहीं किया है, उन्होंने कंडीशन डाली है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है काम किया जा सकता है बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। तो अगर मैं ये कहूं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं होते तो डेफिनेटली बच्चों में गलत कह रहा हूं।
प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर्स होते हैं, पर यहाँ पर होती है बच्चों कंडीशंस। ठीक है, जैसे मुझे कहा गया कि श्रेयांश तुम उन्हीं को ट्रांसफर कर सकते हो जो तुम्हारे रिलेटिव हैं। इसका मतलब ये ट्रांसफर तो कर सकता हूं, पर मुझे देखना किसी को पड़ेगा, सबसे पहले मेरे रिलेटिव को देखना पड़ेगा। ये बात किस में कवर होती है बच्चों? रिस्ट्रिक्शन में कवर होती है। इसका मतलब हम लोग इसे क्या कह देंगे बच्चों? रिस्ट्रिक्शन मतलब अलाउड बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अलाउड बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते, ये अपने जहन से निकाल दीजिएगा। शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, राम से जाएंगे शाम को, शाम से जाएंगे घनश्याम को, घनश्याम से जाएंगे राधा श्याम को। कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो पूरी करोगे आप कर सकते हो। वहीं जब मैं प्रोहिबिशन की बात करता हूं दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट प्रोहिबिशन, इसका मतलब नो मीन्स नो। प्रोहिबिशन एब्सोल्युटली आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी किसी भी कंडीशन को पूरा करके पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, पब्लिक ऑफर्स नहीं ला सकती। ध्यान रखिएगा, चाहे शेयर्स का हो चाहे डिबेंचर्स का हो। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये तीन बातें आपको रखनी पड़ेगी। अगर ये तीन बातें आपने नहीं रखी दोस्तों, तो आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सर जेआईजीएल भी आप ही पढ़ाओगे? हाँ बेटा प्रशांत, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कौन सी कंपनी की? प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड अ डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। इन दोनों शब्दों पर फोकस कीजिएगा बच्चों, कंपनीज एक्ट में ऐसे आगे कई बार इन्हें यूज करा जाएगा। रिस्ट्रिक्शन आएगा, प्रोहिबिशन आएगा, और तब उस समय बत्ती जलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बत्ती जलनी चाहिए। यहां नो मीन्स एब्सोल्युटली मना है। ठीक है, अब राहुल मोदी, अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने प्राइवेट कंपनी की बेटा डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, तो अब हम इसी में ओपीसी को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ओपीसी भी क्या है एक दोस्तों? इट इज अ प्राइवेट कंपनी। बोलो हाँ या ना? ओपीसी भी अपने आप में क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। तो ओपीसी की डेफिनेशन क्या कहती है कंपनीज एक्ट में? मींस अ प्राइवेट कंपनी, डेफिनेटली, ठीक है, विच हैज ओनली वन पर्सन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंडिविजुअल, एज इट्स मेंबर। इसका मतलब बच्चों, प्राइवेट कंपनी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी, क्योंकि ये क्या है? ओपीसी है। ठीक है, ओपीसी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन आएगी, इसमें भी प्रोहिबिशन आएगी, पर लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर। मतलब ओपीसी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन तो है, प्रोहिबिशन भी है, पर लिमिटेशन ऑफ मेंबर्स 200 की जगह सिर्फ क्या है? एक, और सिर्फ एक। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओपीसी चूंकि प्राइवेट कंपनी है, तो ये तीनों चीजें होनी तो चाहिए। रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, लिमिटेशन भी होना चाहिए, और दोस्तों क्या होना चाहिए? प्रोहिबिशन भी होना चाहिए। करेक्ट है? देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन, देयर शुड बी लिमिटेशन, देयर शुड बी प्रोहिबिशन। पर ध्यान रखिएगा,
रिस्ट्रिक्शन तो है, पर लिमिटेशन 200 से ना होकर अब सिर्फ क्या है, एक ही मेंबर है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। ठीक है, इसका मतलब यहां भी रिस्ट्रिक्शन है, यहां भी प्रोहिबिशन है, ठीक है, बट लिमिटेशन यहां पर सिर्फ कैसी है, ओनली वन। बात समझ में आ गई? तो ओपीसी भी अपने आप में दोस्तों क्या है, एक प्राइवेट ही कंपनी है। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एज सच आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, जो प्राइवेट नहीं है? बोलिए। हाँ या ना? क्योंकि अगर कंपनियां सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक, तो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी बच्चों? ये बात तो बहुत क्लियर है, 2K क्लॉज 71 में, ये आप लोगों ने CSWT में मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। बोलिए। आकांक्षा शर्मा, क्या होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी? अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। अब मैं जो बच्चों बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशंस में दो प्रकार के दोस्तों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ वर्ड इन द डेफिनेशंस। कई बार डेफिनेशन में आपको मिलेगा इट इंक्लूड्स, और कई बार आपको डेफिनेशन में मिलेगा इट एक्सक्लूड्स। उदाहरण के लिए, जैसे आप लोगों ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उस डेफिनेशन में आपने क्या सीखा था? उस डेफिनेशन में आपने सीखा था कि साहब स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो, जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ऑल्दो ये अब चेंज हो चुकी है, बात करनी है इसकी चेंज डेफिनेशन। बट तीन कंपनियां इसमें एक्सक्लूड की गई थी दोस्तों। बोलो, तीन कंपनियां इसमें एक्सक्लूड की गई थी, अगर आपको याद हो तो। एक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एक है सेक्शन 8, और एक है एक है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफिक एक्ट। सही कह रहा हूँ बच्चों? CSEET में जो भूल कर आए चलेगा, ठीक है? यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये मत भूलना, है ना? नहीं तो आगे नुकसान में आओगे, क्योंकि जस्ट CS एग्जीक्यूटिव के बाद अब ट्रेनिंग होगी। तो अगर आपने अभी तक अपने जीवन में जितनी मेहनत नहीं की हो ना बच्चों, वो अब कीजिएगा। क्योंकि एज अ CS अगर आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव आप जितना बेहतर CS एग्जीक्यूटिव में करेंगे, आप उतना बेहतर आपके थ्रू आउट करियर में करेंगे। सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मैं आपको कुछ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप। अगर एक स्टूडेंट CS एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक लाता है, ठीक है, और एक दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर जाता है, और एक धक्के खा खा के ठीक है, चल यार धक्का मार, पास होता है। इन तीनों के करियर ऑप्शन में क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूँ। ऑल इंडिया रैंक का स्टूडेंट 99.99% बच्चों अपनी ट्रेनिंग जो है वो टॉप 500 कंपनीज में से करता है। उसका पैकेज ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए के आसपास से शुरू होता है, ठीक है? दोनों ग्रुप एक साथ पास आउट है, ऑन एन एवरेज उसका पैकेज 5 से 6 लाख रुपए से शुरू होता है, ठीक है, लाख रुपए कम ज्यादा। और अगर धक्का गाड़ी है तो स्टार्ट्स विद 30-40,000, 30 से 40 हज़ार के आसपास ये शुरू होता है, ठीक है? शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है। एक AIR होल्डर जो 8 लाख रुपए से शुरू करता है, वो जब स्विच करता है जॉब छोड़कर, नई जॉब जाता है 2 साल बाद, वो जाता है 16 लाख पे, ठीक है? और जब वो 2 साल के बाद अगला जॉब लेने जाता है, तो वो जाता है 25 से 30 लाख रुपए के आसपास कहीं उसका बैठता है।
वहीं जो ये एआर होल्डर नहीं था, वो जो अभी 6 लाख रुपए की जॉब कर रहा था, वो जब अपना दूसरा स्विच मारता है तो वो 9 लाख रुपए पे जाता है। और जो वो तीसरा स्विच मारता है बच्चों, वो जाता है 15 से 16 लाख रुपए। अब आप समझ लीजिए कितना हेर फेर आ जाएगा। ये जो जो गेप शुरू होगी ना शुरू में, वो आखिरी तक बनी रहेगी दोस्तों। ठीक है। अब इस गेप को अपने को कम करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक बात तय है बच्चों कि आपको अपना 110% देना पड़ेगा, बाकी तो फिर हम संभाल लेंगे। बाकी फिर हम संभाल लेंगे। पर यू आर सपोज टू गिव 110% ऑफ योर्स। क्या है कि आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 to 10 years हो गए हैं। रोहित सर भी बहुत ज़्यादा समय से पढ़ा रहे हैं। चेहरा देखकर ही हमको समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी की रेडियस क्या है, ये कहाँ तक जाएगी, है ना बच्चों। बिल्कुल शिद्दत से किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए आपको। नहीं की है तो कर लीजिएगा। ठीक है। लॉ में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं हो तो डेवलप करें। सिर्फ पढ़ने से होगा काम नहीं होगा बच्चों। पढ़ने से सिर्फ काम नहीं होगा, पीछे पढ़ने से काम होगा। कैसे होगा काम? पीछे पढ़ने से काम होगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, उसके पीछे पढ़ने से काम होगा। दैट मीन्स अगर एक चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रही दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आ रही तीसरी बार पढ़ो, समझ में आ गया और रिवाइज करो। सीएस एग्जीक्यूटिव बच्चों ऐसा ही है। द मोर यू आर गुड एट लॉ, द मोर यू आर into your marks, into your career, into your stability, into your life। तो ये बात आप थोड़ा सा अपने जहन में उतार लें। डेफिनेटली हंसी मजाक मस्ती होनी चाहिए, पर अति सर्वदा वर्जते, है ना। हमने कहीं को बनते देखा है और कहीं को शहीद होते भी देखा है। तो इतनी मस्ती कीजिएगा जो चलेगी। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे इंक्लूड की और एक्सक्लूड की। अब समझिएगा बच्चों, किसी भी परिभाषा में इंक्लूड करने का, इंक्लूड शब्द यूज करने का एक ही पर्पस होता है। हम ये प्रोविजन किसी और पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। क्या वर्ड यूज हुआ? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। इसका मतलब है जो प्रोविजन हमने कंपनीज एक्ट में शेयर्स के लिए बनाए हैं, वही प्रोविजन हम स्टॉक पर भी लगाना चाहते हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिख दिया? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। ठीक है। एक डेफिनेशन आप देखोगे, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। इसका मतलब क्या है? जो प्रोविजन हम चार्ज पर लगाएंगे, वही प्रोविजन हम किस पर लगाना चाहते हैं? मॉर्गेज पर लगाना चाहते हैं। ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ डेफिनेशन, डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रीम डिविडेंड। आपको एक और डेफिनेशन मिलेगी, कौन सी? कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रीम डिविडेंड। करेक्ट। तो हम जो प्रोविजन डिविडेंड पर लगाना चाहते हैं, वही प्रोविजन हम किस पर लगाना चाहते हैं? इंट्रीम डिविडेंड पर भी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी डेफिनेशन में थ्रू आउट इन योर करियर, अब आज के बाद अगर आपको कौन सा वर्ड मिले, इट इंक्लूड्स, तो इसका मतलब यही है कि हम सेम प्रोविजन उस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है कौन सी? एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उससे भी हमने पब्लिक की डेफिनेशन में शामिल किया है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है बच्चों? इंक्लूड्स अ प्राइवेट कंपनी which is
सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। इस डेफिनेशन में हम प्राइवेट कंपनी को शामिल करते हैं जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। इंक्लूड करने का मतलब यह है कि जो प्रोविजन हम इस पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल करते हैं वही प्रोविजन हम इस प्राइवेट पर भी अप्लीकेबल करवाना चाहते हैं। जब हमारा उद्देश्य सेम प्रोविजन अप्लीकेबल करवाना हो तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, और जब हमारा पर्पस सेम प्रोविजन अप्लीकेबल ना करवाना हो तो हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, यू शुड हैव अ रीजन बिहाइंड। बच्चों, पानी गीला क्यों है, अंबर नीला क्यों है, गोल क्यों है ये जमीन, पता होना चाहिए। ठीक है, लॉ और कंपनी लॉ से आसान कोई चीज ही नहीं है बच्चों। ये सबसे इजी लॉ एवर, मैंने मेरे करियर में जितने लॉ पढ़े हैं मैं उनमें बता रहा हूँ, सबसे आसान लॉ है ये, कंपनी लॉ। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आप सबसे पहले तो क्या कहोगे कि वो कंपनी जो अदर देन प्राइवेट है वो तो हमेशा ही पब्लिक हो गई। इसके अलावा एक प्राइवेट जो कि पब्लिक की क्या है, सब्सिडरी है, उसे भी हमने इस परिभाषा में इंक्लूड किया है। हमारा पर्पस ये है कि थ्रू आउट हमने पब्लिक कंपनी के लिए जो प्रोविजन बनाए हैं पूरे एक्ट में वो हम इसी प्राइवेट पर भी लगा सकें। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कैपिटल के बेस पर भी कोई डिफरेंस होता है क्या? बच्चों ध्यान रखिएगा, अथोराइज शेयर कैपिटल के बेसिस पर पहले डिफरेंस हुआ करता था। अथोराइज शेयर कैपिटल के बेसिस पर पहले डिफरेंस हुआ करता था, अब वह डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल के केस में जो डिफरेंस अवेलेबल है दोस्तों वो एक्ट में पार्ट नहीं है, दैट इज गिवन इनटू फॉर्म्स। अभी उसका कोई वास्ता अंशिका पालीवाल यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अथोराइज शेयर कैपिटल के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं है, एक्ट बताता ही नहीं है। और पेडअप के केस में बच्चों वो आपको फॉर्मेशन के समय देखना है। ठीक है, जो फॉर्म्स स्पेसिफिक है, एक्ट का पार्ट नहीं। तो चलिए, हमने दो तरह की कंपनियां देख ली, एक देख ली हमने प्राइवेट और दूसरी देख ली हमने पब्लिक। ठीक है, इन दोनों में से हमने किसी को चूज कर लिया। अब हमें चूज करना है किसे, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, एलबीएस लिख दूं इसे। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, या चूज करना है किसे, लिमिटेड बाय गारंटी, या चूज करना है किसे, एक अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, इन तीनों में से मुझे कोई एक चूज करना है। इसे अनलिमिटेड कंपनी की जगह लिख ले, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैं एक कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स चूज करता हूं तो उसकी क्या खासियत होने वाली है? अगर मैंने एक कंपनी को बच्चों लिमिटेड बाय शेयर्स के रूप में चूज कर लिया कि नहीं मेरी कंपनी क्या होने वाली है, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, तो उसकी क्या खासियत होगी? तो उनका कहना है बच्चों, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मेंबर की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तक ही रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लायबिलिटी ज़्यादा रखना नहीं चाहते तो आप कौन सी चूज़ कर लें, लिमिटेड बाय शेयर्स। और ध्यान रखिएगा, आपके करियर में 99.99% आप इसी कंपनी पर बात करोगे। आप अपने करियर में 99.99% आप इसी कंपनी की बात करोगे, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। आप इसी कंपनी पे बात करोगे, किसी और पर बात नहीं करोगे। लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड की संख्या पूरे भारत में लगभग 18 से 20 लाख कंपनियों में 700 से 800 है। ठीक है, अब इस तरह की कंपनियां बनती ही नहीं है। यू विल कम अक्रॉस इन योर लाइफ लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी से ही आपका वास्ता पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए मान लो कंपनी बंद होती है और उसकी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए।
उसे 1 लाख रुपए किसी शाम को देना है, ठीक है, कंपनी बंद होती है, इतनी लाइबिलिटी। मैं श्रेयांश कंपनी का शेयर रखता हूँ, एक शेयर है मेरे पास जिस पर 10 रुपए की फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, 5 रुपए मैं पे कर चुका हूँ, ठीक है, 5 रुपए देना बाकी थे। अब कंपनी की लाइबिलिटी भले ही 1 लाख रुपए है, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे तो सिर्फ कितने चुकाना है, 5 रुपए। ये वाली कंपनी का एक फायदा होता है बच्चों कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, मेरी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है बच्चों, कंपनी तो कुछ भी करके आ जाएगी, और अगर मेरी लाइबिलिटी उस केस में बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर ऐसी कंपनी को बनाने का मतलब ही क्या है। तो हर संभव प्रयास किया जाता है कंपनी के द्वारा या यूं कहूं मेंबर के द्वारा कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। इसलिए बच्चों 99.99% जितनी भी कंपनी खुशी शाह बनती हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही बनती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी की, तो इसमें जो लायबिलिटी होती है बच्चों वो कितनी होती है, लिमिटेड टू गारंटी अमाउंट undertaken payable at वाइंडिंग अप। इसका मतलब अगर ये कंपनी मैंने चूज कर ली तो यहां पर जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी, जिस अमाउंट की मैंने गारंटी दी है। मैंने कहा मैं लायबिलिटी कितनी पे कर दूंगा वाइंडिंग अप के समय, 5,000, कंपनी की कितनी है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, गारंटी अमाउंट से लिमिटेड कंपनी, ठीक है। जनरली इस तरह की कंपनियां बच्चों बनती हैं, मुझे कहना चाहिए, पर वो कौन सी होती हैं, सेक्शन 8 के फॉर्म में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 8। कंपनियां जो बनती हैं मोर और लेस वो हम लिमिटेड बाय गारंटी के रूप में बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी अभी के लिए सिर्फ आप लिखते हैं मे हैव शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकती है, मे हैव शेयर कैपिटल, और दूसरा मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनियों में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और ऐसी कंपनियों में शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकती। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक अनलिमिटेड कंपनी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एक अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। इसमें मेंबर की लायबिलिटीज लाइक लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूरा कंपनी लॉ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 90% कंपनी लॉ आपकी कॉपियों में होगा, है ना। तो शुरुआत से कॉपियाँ अच्छी बनाइएगा, 3 से 4 बॉल पेन आप एक साथ यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आखिरी समय में सिर्फ आपकी कॉपियाँ ही काम आएंगी। तो कंपनी लॉ में, JIGL में, EBCL में, तीनों में आप एक कॉपी मेंटेन करेंगे, कॉपी सफ़ेद पेज की होगी, ठीक है, लाइनिंग प्रॉपर हो उसमें, ये रफ रजिस्टर यूज़ मत कीजिएगा, और बेहतर तरीके से कॉपी बनाएं ताकि उसे पढ़ने का मन करे। मैं लगभग 90% कंपनी लॉ आपका आपकी कॉपियों में लिख कर दूंगा, जिससे अगर मॉड्यूल पढ़ने जाएंगे आखिरी एग्ज़ाम के समय में तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, पर कॉपी पढ़ना रिलेटिवली आपकी खुद की लिखी हुई है, आपको ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है। तो शुरुआत से ही कॉपी मेंटेन करनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्यवस्थित, ठीक। चाहे तो पुराने बच्चों से किसी से पूछ लेना कैसे मेंटेन करनी है, वो बता भी देंगे, लेकिन हाँ शुरुआत से ही दोस्तों यू नीड टू मेंटेन गुड कॉपीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन तीनों में से, इसमें भी लिख लीजिए, इस कंपनी में भी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। पहला मे हैव शेयर कैपिटल,
और दूसरा मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। इसका यूसेज जब मैं शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आएगा, ठीक है। अब एक सवाल जो अरव ठाकुर के मन में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सर, आपने लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में नहीं लिखा कि मे हैव शेयर कैपिटल और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। आपने लिमिटेड बाय गारंटी के केस में भी लिखा मे हैव एंड मे नॉट हैव। आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में भी लिखा मे हैव और मे नॉट हैव। पर आपने लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न है बच्चों, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। दैट मीन्स शेयर्स तभी आएंगे जब शेयर कैपिटल होगी, करेक्ट। तो ये जो कंपनी होती है ना लिमिटेड बाय शेयर्स, यह हमेशा शेयर कैपिटल वाली ही होती है, ही होती है। बिना शेयर कैपिटल के आप कभी भी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी नहीं बना पाओगे, ये लिख लीजिए। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में शेयर्स तभी आते हैं जब उसमें शेयर कैपिटल हो। लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी, अनलिमिटेड में भी हो भी सकती है और नहीं भी। मेरी बात समझ में आ गई? पर लिमिटेड बाय शेयर्स में हमेशा और हमेशा आपको शेयर कैपिटल रखनी ही पड़ेगी, भले लाख रुपए रखो, 2 लाख रुपए रखो, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको शेयर कैपिटल रखनी तो पड़ेगी। लिमिटेड बाय शेयर्स कभी भी बिना शेयर कैपिटल वाली नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखिए। बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब इसके बाद अगर आपने एक कंपनी को चूज कर लिया फाइनली, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड या लिमिटेड बाय गारंटी में से किसी को चूज कर लिया, प्राइवेट पब्लिक बना ली। अब अगर आपकी कंपनी कुछ कंडीशंस को पूरा करेगी तो साथ साथ वो क्या बन जाएगी? कोई दूसरी कंपनी भी बन जाएगी। अब हर एक कंपनी को लेकर हमें क्या करना है बच्चों? हर एक कंपनी को लेकर हमें कंडीशंस देखना है कि कंडीशंस क्या हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी हमें बनना है एट द सेम टाइम, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, हमें ये चेक करना होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों स्मॉल कंपनी की, क्योंकि यहाँ पर एक अमेंडमेंट भी है, ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सक्लूड करने वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो वो दो बातें आज क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी है? अगर मैं ये कहूं तो मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब स्मॉल कंपनी होने के लिए सबसे पहली कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको? आप अदर देन पब्लिक हो। इसका मतलब आप क्या हो? आप प्राइवेट हो। अरे बोलो, स्मॉल कंपनी होने के लिए कुछ कंडीशन एक कंपनी को पूरा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि आप अदर देन पब्लिक हो। अरव ठाकुर, इसका मतलब क्या? कि आप प्राइवेट हो, क्योंकि कंपनियां तो दो ही प्रकार की होती है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। तो स्मॉल कंपनी अगर कोई कंपनी बनना चाहती है तो उसे सबसे पहले कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी? कि वह प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, इंक्लूडिंग ओपीसी, क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। बोलो हाँ या ना? तो स्मॉल कंपनी बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपका प्राइवेट होना जरूरी है। एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं होती, ठीक है। दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है 2 करोड़ रुपए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये अब 4 करोड़ है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, स्मॉल कंपनी के लिए सबसे पहली कंडीशन सिद्धि जैन कि वह क्या हो? एक प्राइवेट कंपनी हो जिसमें ओपीसी भी शामिल है, मतलब ओपीसी के रूप में हो या अदर देन ओपीसी हो, पर प्राइवेट होना जरूरी है, ठीक है। स्मॉल कंपनी बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट आपका प्राइवेट होना जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आपका टर्नओवर जो है
of preceding financial year not exceeding 40 करोड़। बरोबर है। अब स्मॉल कंपनी हम क्यों लेकर आए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस कंपनी को एक नया ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। अरे बोलो, कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन हम इस पर अलग से लगाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसमें स्मॉल लेकर आए। अदरवाइज जरूरत ही क्यों पड़ती? आज मैंने होल्डिंग लाया, मैं सब्सिडरी लाया, मैं एसोसिएट लाया, मैं कोई भी कंपनी लाया, तो मेरा पर्पस तो यही है ना दोस्तों कि मैं कुछ लॉ को अलग तरीके से अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी बच्चों जिसके लिए मैं अलग से कुछ प्रोविजन बनाऊंगा, वो कौन सी होगी? सबसे पहले अदर देन पब्लिक कंपनी होगी। ठीक है, अदर देन पब्लिक कंपनी होगी। दूसरी कंडीशन उसकी 4 करोड़ से ज्यादा पेड अप नहीं होनी चाहिए। एंड है, एंड टर्नओवर बच्चों 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो यू वुड बिकम अ स्मॉल कंपनी। पर भले ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई भी करते हो, फिर भी हम आपको स्मॉल कंपनी के रूप में ट्रीट अगर नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? उन्हें एक्सक्लूड करेंगे। अरे बोलो, एक्सक्लूड कब किया जाता है? जब हम सेम प्रोविजन अप्लाई नहीं करना चाहते। बोलो हाँ या ना? तो हमने स्मॉल कंपनी के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक स्मॉल कंपनी को साल में सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत है, 6 महीने में एक, दूसरे 6 महीने में एक। बोलो हाँ या ना? पढ़ा है ये आप लोगों ने? तो ये स्मॉल कंपनी के लिए हमने एक अलग से बेनिफिट दे दिया, पर ये सेम प्रोविजन हम कुछ कंपनियों पर अप्लाई नहीं करना चाहते। बोलिए, तो हमने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड मतलब बच्चों, भले ही ये कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा हो, तब भी स्मॉल नहीं माने जाएंगे। एक होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को हमने एक्सक्लूड किया। एक सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। जैसे उदाहरण के लिए इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी बच्चों, पर स्मॉल नहीं मानी जाएंगी। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो एक्सक्लूड करने का अब पर्पस क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अगर मैं ये बोल दूं कि मैं किसी को इंक्लूड कर रहा हूं या मैं किसी को एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। इंक्लूड का मतलब है मैं सेम प्रोविजन लगाना चाहता हूं, और एक्सक्लूड का मतलब है मैं सेम प्रोविजन नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं सेम प्रोविजन बच्चों उस पर नहीं लगाना चाहता। ठीक, यहां तक कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए बच्चों। यहां तक कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। मैंने सुना है सीए से कभी उनके पासिंग मार्क्स नहीं पूछे जाते। ये सब बातें हैं बेटा, है ना? सब बातें हैं ये, अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल। अच्छा है गालिब, अब बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, सिर्फ आप ही सीएस बन रहे हो ऐसा थोड़ी है। पहले ऐसा होता था, सीएस होते ही नहीं थे। 1992 1993 ढूंढो तो नहीं मिलते थे। ठीक है, तो ऐसा होता था। अब तो क्या है, सीए भी बहुत है, खैर डिमांड भी बहुत है सीएस की। सर अलग अलग ग्रुप में एग्ज़ाम देते हैं तब नहीं आते क्या एआईआर में? हाँ नहीं आते, आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे, तभी आपकी एआईआर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। यू आर सपोज टू गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर इन दी सीएस एग्जीक्यूटिव। जितने भी ग्रुप होते हैं उसमें आपको सारे देने पड़ते हैं, तभी एआईआर आती है। सिंगल सिंगल ग्रुप अगर आप क्लियर करते हैं तो आपकी एआईआर नहीं आती। खैर ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन आप लोग सभी जानते हैं, बरोबर?
ठीक है, कोई सुनाएगा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन? चलो, आज तो मेरा समय हो गया है बच्चों, रोहित सर आने ही वाले होंगे। ठीक है, नहीं कल इस पर थोड़ी सी सघन चर्चा करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपके बेसिक्स सारे हो जाएंगे बच्चों, और हम रियल कंपनी लॉ पे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे ये फंडे अपने बहुत क्लियर रखिएगा बच्चों, ये फंडे बहुत क्लियर रखिएगा। ठीक है, कल से अब आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस मुझे यहीं पर दोस्तों इजाज़त दीजिए, रोहित सर मेरे हिसाब से बाहर ही खड़े होंगे। आज के लिए धन्यवाद।